नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। माफ कीजिए, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर है कि ये ताजा एपिसोड और ये एक अच्छी खबर वाला एपिसोड है क्योंकि अब की बार सैलरी बढ़ेगी जोरदार। जी हां, एऑन का ताजा सर्वे आया है जिसमें एक ऐसा अनुमान लगाया गया है जिससे आप और हम सब खुश होते हुए नजर आएंगे, और वो ये कि 2026 में 2025 के मुकाबले ज्यादा सैलरीज बढ़ेंगी, अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट होगा। कितना होगा? 9% से ज्यादा होगा। कुछ और सेक्टर्स में तो नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कौन कौन से वो सेक्टर्स होंगे ये देखने वाली बात होगी। तो मुझे लगता है कि अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं, जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इस बार जो सेक्टर्स टॉप पर हैं वो सबको थोड़ा अचरज में जरूर डालेंगे, क्योंकि कन्वेंशनल सेक्टर्स होते थे, उन्हीं में हर बार घूम घूम के बात होती थी, और वो कन्वेंशनल सेक्टर तो थोड़े नीचे भी चले गए। इसका ये मतलब कि चीज़ें तो बदल रही हैं। अच्छा, वो भी सेक्टर्स ऊपर नहीं है जिसमें आपको लगता है कि अरे हाँ अब तो यही सेक्टर में ऊपर होगा। ना ना ना, ऐसा नहीं कि यही से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो क्या वो सेक्टर्स होंगे, कैसे उनमें इंक्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात, इंक्रीमेंट तो हर सेक्टर में होते हैं, लेकिन क्या वो सबको मिलते हैं? शायद नहीं। वो तो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए कि आपको भी वो अपर मोस्ट लेवल का इंक्रीमेंट मिले ही मिले। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आज हम करेंगे, और उसके लिए हमने आज दो खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। तो कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्ब्रेस कंसल्टिंग की फाउंडर श्रुति स्वरूप, और साथ ही हैं ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुनील जी, एऑन का ये सर्वे है, श्रुति मैम आप एक बार थोड़ी सी झलक देख लेते हैं वो सर्वे क्या कहता है, फिर पूरी बातचीत आगे हम करेंगे। तो सर्वे बताता है कि इस बार लेके आते हैं हम ग्राफिक्स, जो सेक्टर सबसे ऊपर होगा वो होगा रियल स्टेट और इंफ्रा का। जैसा मैंने कहा था ना कि इसका कभी जिक्र होता नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 11% की इंक्रीमेंट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे है जहाँ 10% की इंक्रीमेंट आएगी वो है एनबीएफसीज, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, एनबीएफसीज होती हैं वो। बैंकिंग सेक्टर इन ऑल अपने ऊपर बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ बात हो रही है एनबीएफसीज की। जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर, अभी ये नया बज़वर्ड है इंडिया में, 9.5% के लगभग इंक्रीमेंट यहाँ होंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजीज में करीब 9.25% टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा, आप इसको सीधे सीधे आईटी सर्विस मत समझ लीजिएगा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जी हाँ, जीएसटी रेट कट के बाद तो बड़ा उछाल आया है यहाँ पे भी अब नौकरियों में अच्छे इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाले हैं। इंजीनियरिंग डिजाइन सर्विसेज, यहाँ पर भी 9% से ज़्यादा की इंक्रीमेंट होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जिन और सेक्टर्स में है रिटेल, आप लोग जीएसटी कट के बाद काफ़ी सारी फुटकर खरीदारी कर रहे हैं, कपड़े लत्ते ये वो बहुत कुछ, तो रिटेल में भी अच्छे इंक्रीमेंट होंगे क्योंकि यहाँ भी गाड़ी चल निकली है। लाइफ साइंसेस, जी हाँ, इनका तो हमेशा ये एवरग्रीन टाइप का मामला है, वहाँ पर भी 9% से ज़्यादा के इंक्रीमेंट होते हुए नजर आएंगे। टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, अब आप इसे मान सकते हैं, जो हमारी कंसल्टिंग सर्विसेज होती हैं ना, जो हमारी कंपनियां, जो आईटी कंपनी सो कॉल्ड कहलाती हैं, वहाँ पे देखिए करीब 7% से भी नीचे चला गया मामला। तो ये बदलते डायनामिक्स हैं, एऑन का ये सर्वे हमें बता रहा है। राइट, बातचीत की शुरुआत करते तो सुनील साहब, सेक्टर पे तो एक एक करके आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। 9%, 10%, 11%, ठीक है, लेकिन ये फिगर ऐसे हम हर बार वहाँ सोच लेते हैं कि चलिए इतना हो जाएगा पिछले साल से ज़्यादा, पर आपको लगता है थोड़ा कम है? मज़ा तब आए जब 15% हो, 20% हो, 25% हो। दुनिया में कहीं ऐसा होता है जहाँ इस लेवल के नंबर से आते हो हर साल, या हम ज़्यादा थोड़ी सी उम्मीद लगा रहे हैं? आप म्यूट पर हैं शायद सर। सॉरी, नहीं, आपने जो बताया वो सही है, क्योंकि अगर कोई इसे आइसोलेशन में अगर देखे इस नंबर को कि 9 या 10%, तो सुनने में भी कम लगता है, और अगर हम कम सैलरी के अमाउंट पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका नेट इफेक्ट भी बहुत कम आएगा। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो इसके अंदर शायद ये परसेंटेज, जब बहुत एक हायर सैलरी रेंज होता है किसी का भी 20, 30, 40 लाख, 50 लाख या 80 लाख के रेंज में अगर किसी की सैलरीज होती है, तो वहां पे तो एक थोड़ा सब्सटेंशियल इम्पैक्ट आता है। बट अगर किसी भी इंडिविजुअल की सैलरी अगर लोअर साइड पे है, अगर 1 लाख या उसके नीचे की सैलरीज पे अगर कोई भी इंडिविजुअल है, तो वहां पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें 2-3 तरीके से इसको मेजर किया जाता है। एक तो ये जो नंबर्स है इसमें एवरेज है,
एवरेज इन द सेंस कि यहाँ पे ये नंबर जो है इससे कुछ ज्यादा भी फिगर्स हो सकती है, होती हैं, और इससे कम भी फिगर होती है, क्योंकि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है परसेंटेज का रेशियो थोड़ा डाउन होता है। क्योंकि अगर आप हम दूसरे देशों में जाके देखेंगे तो वहां से तो ये काफी ज्यादा परसेंटेज है, क्योंकि हमारे यहाँ सैलरी भी उतनी कॉम्पिटिटिवली लेस है कंपेयर टू दूसरे कंट्री के। तो अगर सैलरी लेस है तो परसेंटेज से तो कंपेयर करना उतना फेयर नहीं होगा उस चीज को। बट अगर टोटल नंबर में अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो जिन लोगों की सैलरी कम है और वो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो है, उनकी डबल डिजिट में भी अच्छे परसेंटेज में रेंज होंगे सैलरी। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 9, 10 या 8, 7 पे रुकेंगे। और बहुत सारे लोग जिनकी सैलरी ज्यादा है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी भी है तो भी शायद उनका उस परसेंटेज में ना जाए, क्योंकि उस परसेंटेज में जाने से तो वो एक ब्रैकेट को क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद उनका एक मिनिमम एक लेवल होता है कि इस लेवल पे हम ले जा सकते हैं आपको, इस ग्रेड पे या इस फंक्शन पे या इस रोल पे। तो अगर आप किसी भी सर्वे का अगर आप नतीजा देखेंगे तो उसके अंदर दो चीजें होती है। एक, इंडस्ट्री के अंदर हर ग्रेड को लिया जाता है, हर ग्रेड का एक एवरेज इंक्रीज होता है। तो सैलरी जितनी कम होगी वहां पे नेट एडिशन देखा जाता है, वहां परसेंटेज की उतनी अहमियत नहीं रहती। अगर किसी की सैलरी 30,000 है या 35,000 है या 40,000 है तो वहां पे परसेंटेज की अहमियत नहीं होती, वहां पे शायद नेट एडिशन देखा जाता है। बट अगर वही सैलरी अगर बहुत ज्यादा होती है तो वहां पे शायद वो परसेंटेज की अहमियत आ जाती है, क्योंकि वहां नेट एडिशन लोअर परसेंटेज में भी ज्यादा होता है। ठीक है। रही बात दूसरी, आज के डेट में अगर मार्केट में देखें तो ये परसेंटेज अच्छे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट का साइज बड़ा है। तो वर्ल्ड में कुछ भी उथल पुथल हो, कुछ इंडस्ट्री पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। बट एज ए साइज ऑफ द कंट्री अगर हम देखें हमारे यहाँ पे, तो इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म है आज के डेट में। शायद ये सर्वे पहले किया गया होगा, बट आपने जब एनबीएफसी की बात करी तो अभी आरबीआई ने इतनी पॉलिसी को रिफॉर्म कर दिया है, शायद लैंडिंग को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो मार्केट के अंदर जब मनी फ्लो होता है तो बिजनेस ग्रो करता है, बिजनेस ग्रो करेगा तो ऑब्वियस है कि सैलरी भी बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ये सारे इंपैक्ट आते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखें तो ये अच्छा परसेंटेज है। नाउ सेक्टर वाइज जाते हैं सुनील साहब। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी रियल एस्टेट ने टॉप पोजीशन बनाई हो, मतलब हमेशा आईटी रिलेटेड, एआई या और कोई दूसरी, फार्मा में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी, रिटेल, लेकिन दिस इज फर्स्ट टाइम इन माय मेमोरी जब रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से इस लिस्ट को टॉप कर रहा है कि 11% से भी ज्यादा देंगे। ये परिवर्तन कैसे आया? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे किसी भी देश की उन्नति को आंका जाता है। और मुझे लग रहा है कि आज के डेट में गवर्नमेंट का काफी फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में। तो एक तो वहां पे गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहां पे रोड, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बहुत सारी चीजें बन रही हैं, मेट्रोज बन रही हैं, रेलवेज लाइन जा रही हैं, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा, रियल एस्टेट। तो अगर आज के डेट में देखें तो एक आदमी, एक इंडिविजुअल के लिविंग स्टैंडर्ड में हर किसी के लाइफ में होता है कि भाई मेरे पास एक घर होना चाहिए। एक सबसे बड़ा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोले तो वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए हाउसिंग होता है। और अगर हाउसिंग को अगर आप हटा दें उसकी लाइफ से, अगर उसकी कॉस्ट को आप रिड्यूस करने किसी के पास है, तो शायद उसकी लाइफ किसी भी सैलरी लेवल पे ईज हो जाती है, मच ईजी हो जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे यहाँ कंसिस्टेंटली एंड रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बट क्योंकि मार्केट में कुछ कुछ चेंज होते रहते हैं, कभी कोविड की वजह से, कभी स्लो इकोनॉमी की वजह से, कभी ये इकोनॉमी नेशनलिज्म जो हर जगह आ रहा है, हर कंट्री अपने यहाँ के इन्वेस्टमेंट को और प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट कर रही है। तो आज के डेट में हर कोई ये देख रहा है कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा पब्लिक है, इतनी ज्यादा डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर में। पिछले 15-20 सालों से इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली हो रहा है, लोगों की बाइंग पावर बढ़ी है, मार्केट में सुधार हुए हैं बहुत सारे। और आज के डेट में जो कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है हमारे यहाँ पे, जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं उसकी वजह से, और भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स आने वाले हैं, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आती है। तो एक कंज्यूमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और वो एप्रिशिएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो जब हर कोई उसकी तरफ जाएगा तो ऑब्वियस ही चीज है, उस इंडस्ट्री में जॉब्स भी बढ़ेंगी और उस इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी। तो वहां सैलरी भी बढ़ना बहुत वाजिब है, क्योंकि अगर इतने रोड और एयरपोर्ट्स बन रहे हैं तो हमें इतने एयरपोर्ट बनाने वाले स्पेशलिस्ट चाहिए, इतने ब्रिजेस बनाने वाले, इतने टनल बनाने वाले, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाले लोग चाहिए। रेलवे में एक्सपेंशन हो रहा है, इतनी अफोर्डेबल हाउसिंग के इतने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, लग्जरी हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो कि एप्रिशिएटिंग इन द मार्केट है। उसमें शायद पहले कुछ साल पहले शायद वो कुछ ज्यादा बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं था, रेगुलेटेड नहीं था वो।
तो वो अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से इन्फ्लेट होता था, बट आज की डेट में एंड कंज्यूमर जा रहा है मार्केट में जी, वो अपने लिए नहीं घर तो खरीद रहा है। नंबर भी उसकी गवाही दे रहे हैं, क्योंकि जो सेल्स हैं रियल एस्टेट के अंदर वो क्वार्टर दर क्वार्टर रिकॉर्ड्स पर ही हैं, अभी भी हैं, और ये सिलसिला 2-3 साल 4 साल पोस्ट कोविड तो अभी तक बरकरार है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का तो काम हम देख ही रहे हैं कि चारों तरफ हो रहा है, और इन दोनों को कंबाइन कर दें, एक एयरपोर्ट अभी मुंबई में नया खुल गया, एक जेवर में मतलब नोएडा में खुलने वाला है, और एयरपोर्ट्स लाइन पर हैं, तो एक सेंस बनता है। अब की बार सैलरी जोरदार, एऑन का ताज़ा सर्वे कह रहा है कि 2026 में जो इंक्रीमेंट्स होंगे वो बढ़िया होंगे, 2025 से बेहतर, 9% से ज़्यादा, कई जगह 10, 11 या इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। कुछ एक सेक्टर्स हैं जो टॉप लाइन में रहे, और भी सेक्टर्स की नज़र डालेंगे। यहाँ पर हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। सुनील साहब, एक जो इम्पॉर्टेंट बात ये सर्वे कह रहा है वो ये बता रहा है कि एट्रिशन रेट जो है वो 2025 में 17% के आसपास रहा, जो कि पिछले 5 साल में सबसे कम था। अब इसके दो ही मतलब हो सकते हैं कि या तो लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा जॉब चेंज करने का, या फिर अपने करंट जॉब से वो इतने सेटिस्फाइड हैं कि उनको लगता नहीं है कि वो चेंज करे। कैसे समझे? मुझे लगता है मैं इसमें दो चीजें ऐड करूंगा। एक तो डेफिनेटली मौके थोड़े कम है मार्केट में। अगर सेटिस्फाइड नहीं भी हैं तो अपनी जॉब तो रिस्क में नहीं डालना चाहते, कम से कम वो इतना जानते हैं कि जहां काम कर रहे हैं तो जॉब सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन रादर जाके कोई छोटा मोटा इंक्रीमेंट लेना या हायर कॉम्पनसेशन लेना। एक वो एरिया है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो शायद कंपनी का भी जो फोकस है अपने पीपल को लेके, और इंडिविजुअल का भी फोकस जो अपने काम को लेके है, और इस डेली चेंजिंग दुनिया में आज के डेट में जितनी चीजें हो रही हैं तो वहां पे हर कोई अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि अगर हम नया इंडिविजुअल हायर करेंगे तो उसको ट्रेन करना, उसको इंटीग्रेट करना आज के डेट में वो भी एक कॉस्ट होती है। कहीं ना कहीं 25% साल की कॉस्ट तो शायद उसको ट्रेनिंग और इंटीग्रेशन में उससे ज्यादा चली जाती है, 25 से 50% कॉस्ट। तो इसके दोनों ही रीजन है, क्योंकि मौके थोड़े कम हैं मार्केट में, और उसके बाद लोग बहुत ज्यादा ईगर नहीं है और किसी कारण, बिना किसी कारण के जॉब चेंज करने के, जो होता था पिछले सालों में कि भाई चलो बहुत टाइम हो गया, आप जॉब चेंज कर लेते हैं, कुछ अच्छा हाइक ले लेंगे। तो आज के डेट में जॉब सिक्योरिटी को लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं देन जस्ट कि थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट मिल जाए, 5-10%, 20%, 25%, उस पर शायद ज्यादा फोकस नहीं कर रहे क्योंकि वैसे भी केसेस आ रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर में जो पहले हायरिंग होती थी, एट्रिशन होती थी, उसका कारण होता था कि एक कंपनी का इंडिविजुअल छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता था और फिर वही कंपनी किसी दूसरी कंपनी से इंडिविजुअल हायर करती। तो एक साइक्लिक मोमेंट चलता था जिसमें न्यू जॉब्स की ग्रोथ कम होती थी, बट लोग चेंज करते थे, सीट्स चेंज करते थे, 1 to another, 3rd to 4th एंड सो ऑन, और लोग मार्केट में कॉम्पिटिटिव होना शुरू करते थे। बट आज की डेट में क्या हुआ है कि हर कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, जो एग्जिस्टिंग है उसको रिटेन करना चाह रही है। वो एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से भी है और एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से है। तो ये एक नंबर तरीके 2, से अच्छी बात भी है। तो खैर अब ये समय का एक फेरा है, कहिए कि एक साइकिल है। आज से 3-4 साल पहले, उतना भी नहीं, 2-3 साल पहले आईटी में ये स्थिति बनी थी कि लोगों को डबल सैलरी और उससे भी ज़्यादा पे बुलाया जा रहा था। एक अलग तरीके का असेसमेंट कर लिया था कि ऐसा होगा। उसी तरीके से हमने देखा था कि जो ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पर भी इसी तरह का माहौल था, वहाँ तो बिल्कुल ही डिब्बा गोल हो गया। लेकिन ये थोड़ी समझने वाली चीज़ें हैं, और अभी भी दुनिया की स्थिति एकदम स्थिर नहीं है, बहुत सारी अनिश्चितताओं से भरी हुई है। ऐसे में 10% का भी इंक्रीमेंट अच्छा है, लेकिन वही है कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पकड़ के काम करेंगे, जिसमें रिटेल से लेकर हमने देखा रियल एस्टेट और तमाम चीज़ें। और अच्छी बात यह कि हमारे देश के अंदर ही इतना कुछ हो रहा है कि शायद बाहर की दुनिया में जो हो रहा है उससे डायरेक्टली जो कंपनियां जुड़ी हैं वहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर चीज़ें अगर अपने सिंक में चलती हैं तो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर अच्छे इंक्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है इतनी अनिश्चितताओं के बीच भी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति मैम और सुनील सर इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।